तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने चार्ज पे वीडियो किया, चार्ज क्या होता है वो पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज़ और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा और फिर वेस्ट टू चार्ज। तो यहाँ से हमारा जो चार्ज का टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है मैक्सिमम। अब फिर हम लोग आगे इस यहाँ से मूव करते हुए हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? कूलम्ब्स लॉ। और इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है, न्यूमेरिकल आते हैं और स्टैट और डिफिनेशन भी लिखने को आती है। तो हम सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? तो कूलम्ब्स लॉ को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले सबको हमारे पास टू चार्ज, एक Q1 है और दूसरा एक चार्ज Q2 है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक Q1 चार्ज है और दूसरा Q2। ये हमारा फर्स्ट चार्ज और ये हमारा सेकेंड चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। इनके बीच की डिस्टेंस R है। अच्छा, तो ये फर्स्ट वाला है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, तो फर्स्ट वाला इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स किससे लगाएगा? ये सेकेंड चार्ज है और फोर्स कौन लगा रहा है? फर्स्ट वाला। लिखने का तरीका क्या होता है? जो चार्ज लिखा होता है पहले उसको लिखते हैं और जो फोर्स लगा रहा होता है उसको बाद में लिखते हैं, F21। फिर क्या होता है? ये फर्स्ट वाला चार्ज है हमारे पास, है ना, और फोर्स कौन लगा रहा है? 2 वाला। ठीक, तो ये देखा गया कि जब ये देखा गया तो जो F होता है, F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की। आई होप समझ में आया होगा। जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और ये F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। आई होप ये भी समझ में आया होगा। ये हमारी सेकेंड। और F क्या होता है? F डिपेंड अपॉन मीडियम। अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लिया तो हमने क्या देखा? हमारा जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसकी जगह पर आता है एक कांस्टेंट K, जो Q1 Q2 अपॉन में R²। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया? हमारे पास दो चार्ज थे, तो क्या हुआ? हमारे पास एक फर्स्ट चार्ज है और दूसरा सेकंड। ये पहला चार्ज है, ये हमारे पास पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। क्या हुआ? ये दोनों चार्ज रखे और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। पहला होता है कि जो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो एक ही लाइन पे लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जैसे ये चार्ज है तो यहाँ पे साइड में फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे दोनों चार्ज हैं, एक लाइन रखी हुई, दोनों चार्ज उसी पे रखे हुए हैं, एक दूसरे को एक सेंटर पे ही लाइन पे ही फोर्स लगाते हैं। तो क्या होता है? पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। ठीक है, फिर क्या होगा? दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, Q1 Q2, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के R² के। ठीक है, और F किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे भी। तो हमने क्या देखा? हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। तो हम जब प्रोपोर्शनल साइन का हटाएंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R² आ गया। ठीक है, जो K होता है वो K क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन मीडियम। अपॉन मीडियम। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब K की वैल्यू क्या होती है, क्या नहीं होती है, इन सब के बारे में आगे हम लेटेस्ट कंसिडर करते हैं। लेकिन जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है कि K की वैल्यू, K को क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन मीडियम, और जो K की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। तो लेट्स स्क्रीनशॉट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा जो हमारे पास दो चार्ज होते हैं उनके प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है,
क्या बोलते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, हमारी फर्स्ट इक्वेशन एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 r स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। जब हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर क्या होता है कि जो k होता है वो कांस्टेंट अपॉन मीडियम होता है, k की जो वैल्यू आती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। फिर आता है कि यार ये जो बुक में होता है k की f इक्वल टू जैसे k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है, तो जो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या इसको बोलते हैं एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये किसी प्रॉपर्टी की वो मीडियम की प्रॉपर्टी को बताता है, इसी को परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को बताता है। और ये क्या करता क्या है सब, ये करता क्या है, ये करता क्या है कि परमिटिविटी ऑफ, जैसे कि सपोज तुम्हारे पास एक ये Q1 चार्ज है और दूसरा एक Q2 चार्ज है, ये मस्त अच्छा सा इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये मस्त इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जो एप्सिलॉन होता है ना वो क्या करता है इन दोनों की फील्ड को डिक्रीज कर देता है। क्या करते हैं डिक्रीज कर देता है। क्या करता है कि ये जैसे ये दोनों फोर्स जैसे दोनों चार्ज अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बढ़िया मस्त होकर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो क्या करता है एप्सिलॉन क्या करता है जाके क्या करता है वहाँ पे जाओ और यहाँ पे इन दोनों की जो इंटरेक्शन की इनकी फील्ड को तुम डिक्रीज कर दो। क्या करता है इन दोनों की फील्ड की इंटरेक्शन को क्या करता है डिक्रीज कर देता है। वही चीज़ लिखी है, इट परमिट्स एज ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द चार्ज, दोनों फील्ड की इंटरेक्शन चार्ज के बिटवीन को कम कर देता है, ठीक है, डिक्रीज कर देता है। और जो एक चीज़ है और जो एप्सिलॉन होता है वो मिनिमम इन वैक्यूम, कहाँ पे होता है वैक्यूम में या स्पेस में या एयर, तीनों एक ही, हम तीनों को एक ही लेके चलेंगे। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, किसको एप्सिलॉन नॉट से। और जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है इन वैक्यूम में और उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको करते हैं एफ नॉट से। तो एक सिंपल सी बात है जो क्या बोलते हैं किसी भी मीडियम की हो गई एप्सिलॉन नॉट, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा फ्री स्पेस से। ये बात समझ में आई होगी, सिंपल सी बात है यार। क्या बोलते हैं कि मीडियम की ज़्यादा ही होगी उसके क्या बोलते हैं वैक्यूम से, और जो फोर्स होगी वो क्या बोलते हैं वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी और क्या बोलते हैं मीडियम में कम होगी। सिंपल सी बात है, फोर्स वैक्यूम में ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन किसी भी एटम का नहीं है, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वो क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा कि कूलम्ब्स का नियम जो हमने पढ़ा कि पेपर में आता है तो क्या लिखना है कि वही प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के बारे में करते हुए इतने सारे पॉइंट्स लिख देते हैं। आई होप पूरे मार्क्स गेन करोगे। तो लेट्स स्क्रीनशॉट। तो हमने कूलम्ब्स लॉ क्या वो पढ़ लिया अच्छे से। अब हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछता है क्वेश्चंस, आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम आइए करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले एक हमारे पास एक चार्ज है Q1, क्या है एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है Q2, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज और ये क्या है सेकेंड चार्ज है। आई होप समझ में आया होगा। और इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया मॉड आर, क्या मान लिया मॉड आर मान लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट वाला इस पर कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा F12 से, भाई ये फर्स्ट वाला चार्ज है कौन फोर्स लगा रहा है 2 वाला, और इस पे F2 पे कौन फोर्स लगा रहा है 1। आई होप ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा हम इसका वेक्टर इधर को निकाल लें, ये वाला 1 से 2, ये 1 से 2 की तरफ, तो क्या होगा इसको क्या लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिख सकते हो R2 माइनस R1। आई होप समझ में आओगे। अगर हम 2 से 1 की तरफ निकालें तो क्या आएगा, ये आएगा R1 माइनस R2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होगी इक्वल होंगी, ठीक है। अच्छा हम क्या होता है कि हम सबसे पहले इसके लिए निकाल लें F1 के लिए, F12 के लिए पहले पे जो फोर्स लगा रहा है F12 के लिए, तो क्या होगा Q1 Q2, भाई Q1 Q2 अपॉन में इनकी बीच की डिस्टेंस मॉड R का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा ये तो स्केलर फॉर्म में है। अब हमें यहाँ पे लाना है वेक्टर, तो वेक्टर क्या कहते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर लाने के लिए हमने देखा होगा क्लास 11 में पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर। तो क्या होता था ए वेक्टर है जैसे ये, हमें इसका क्या करना है कि इसका हमें अगर क्या बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, एक वेक्टर लिखते थे उसके ऊपर और उसके मॉड से क्या कर देते थे उसको डिवाइड,
समझ में आया कि नहीं आया? आया कि होगा? यहाँ पे क्या लगा देते थे, कैप लगा देते थे ना, याद करो यूनिट वेक्टर, याद करो यूनिट वेक्टर क्या करते थे, उसके ऊपर फिर वेक्टर लिख देते थे, उसके ऊपर उसके मॉड से क्या करते थे, डिवाइड करा देते थे। ठीक है, ये हो गया। हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर लिखेंगे। अब किसके लिए लिखना है, 1 2 के लिए। तो 1 2 के लिए क्या होता है, R2 माइनस R1 का कैप R1 टू अगर यूनिट वेक्टर लें इसका तो ये लिख दिया, और उसके मॉड से क्या करोगे, डिवाइड। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, क्या हुआ, हमने Q1 Q2 और ये वेक्टर लिख दिया, जो वेक्टर लिखा उसकी मॉड से सी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। फिर क्या लिखते हैं, F12 K Q1 Q2 अपॉन में। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताओ यार कि ये जो R है और ये R12, ये R और ये R12, इन बीच इनकी डिस्टेंस और इनकी डिस्टेंस दोनों की सेम ही तो है, तो तुम ये लिख सकते हो R2 माइनस R1 का क्यूब। बताओ कोई दिक्कत? और ऊपर वाला वेक्टर ऐसे लिख दूँ, R2 माइनस R1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब सेम टू सेम ऐसे निकाल लो इसके लिए। किसके लिए? अब निकाल लो F21 के लिए। सेम टू सेम वही करना है, बस यहाँ पे क्या कर देना है, 2 को 1 कर देना है और 1 को 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन में मॉड R का होल स्क्वायर, और किसका ले रहे हैं, 1 से 2, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, और किसके मॉड से डिवाइड करेंगे, R1 R2। कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, F21 क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात यही है कि जो ये R है और ये इसकी बीच की डिस्टेंस ये वाला क्या बोलते हो, R1 और R2, ये भी डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। तो क्या लिखोगे कि Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और ये क्या लिख दोगे, वेक्टर ऐसे लिख दोगे R1 माइनस R2। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, कैसे लिखते हैं। ठीक है।